बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाज़रीन? मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद आप सबको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू के हवाले से हमने एक खसूसी लेक्चर सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है, जिसमें मुख्तलिफ़ हवालों से हमने जो है वो अब तक लेक्चर यूट्यूब पे जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं। उनमें नावल, अफ़साना, इसके अलावा जो है वो शायर, मुख्तलिफ़ बड़े बड़े जो शायर हैं उनकी शायरी और मुख्तलिफ़ नावलों का जो है वो तज्ज़िया पेश किया। आज भी उसी इस सिलसिले की एक कड़ी को पेश करने जा रहे हैं जो कि इंटरव्यू के हवाले से बड़ी अहम है। मसलन सिलेबस FA FSC उर्दू का जो दरसी किताब है फ़र्स्ट ईयर की, ये फ़र्स्ट ईयर की शामिल निसाब जो गज़लें हैं, ये गज़ल गो शोरा हैं, और ये सेकंड ईयर यानी कि साल दवम के शामिल निसाब जो गज़ल गो शोरा इकराम हैं वो इधर लिखे हुए हैं। तो इन्हें तैयार करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी जो है वो कहते हैं कि जी आपने जो है वो FA जो है वो इंटर की सतह पे आपने उर्दू जो है वो पढ़ानी है, तो FA की सतह में उर्दू की कोई शामिल निसाब जो है वो गज़ल सुनाएं, या कभी ऐसा कह देते हैं कि जी फैज़ जो है वो फ़र्स्ट ईयर में शामिल है, उसकी गज़ल जो है वो शामिल निसाब है। क्या आपको कोई उनके चंद अशार आते हैं जो शामिल निसाब उनके अशार हैं? तो इस हवाले से यानी कि कोशिश करें कि कोई चंद एक आपको, मसलन सारे शायर नहीं, फ़ैज़ की गज़ल याद कर लें। फ़ैज़ की गज़ल तो वैसे भी आनी चाहिए। जैसा कि फ़र्स्ट ईयर में काबिल ज़िक्र तो मीर तकी मीर भी अच्छा शायर है, आतिश भी अच्छा है। इनमें से आप कह सकें कि कोई कमतर तो शायर कोई भी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि फ़ैज़ की कोई गज़ल याद कर लें और मीर की कोई गज़लें आनी चाहिए। आतिश की भी अगर कर लें तो ठीक है, लेकिन अगर याद मसलन एक शायर की तो होनी चाहिए ना फ़र्स्ट ईयर में। वो कहें कि जी फर्स्ट जो है वो साल अव्वल के अंदर कौन कौन से शोरा हैं जिनकी गज़लें शामिल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ शायर जो हैं ये साल अव्वल में शामिल हैं। आगे आ जाता है जी साल दवम यानी कि सेकंड ईयर जिसे आप कहते हैं। इसमें कौन कौन शायर शामिल हैं? इसमें पहले नंबर पे जी ख्वाजा मीर दर्द है, दूसरे नंबर पे ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी, तीसरे नंबर पे मिर्ज़ा गालिब, चौथे पे अलामा मोहम्मद इकबाल, पाँचवें पे नासिर काज़मी, छठे इन नासिर काज़मी से ऊपर यानी कि बिमा नासिर काज़मी दो गज़लें हर शायर की, और छठे नंबर का जो ये शायर है फ़िराक गोरखपुरी, इसकी भी एक गज़ल है, और ताबिश दहलवी की भी एक गज़ल शामिल कोर्स है या शामिल निसाब आप कह रहे हैं। इसी तरह फ़र्स्ट ईयर में भी साल अव्वल में मीर तकी मीर की दो गज़लें हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश की दो गज़लें हैं, मिर्ज़ा ख़ां दाग दहलवी इसकी भी दो गज़लें हैं, मोमिन ख़ां मोमिन की भी दो गज़लें हैं, हसरत मोहानी की भी दो हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की भी, और अहमद नदीम कासमी की भी। यानी कि इन तमाम जो फ़र्स्ट ईयर में शामिल शायर हैं इन सब की दो गज़लें हैं, जबकि सेकंड ईयर के अंदर आखिरी दो की एक जो है वो गज़ल है। तो इस हवाले से फ़र्स्ट ईयर में भी कोई एक दो शायरों को तैयार कर लें। मसलन मीर की कोई गज़ल आपको आनी चाहिए, आसान ही है। फ़ैज़ की गज़ल आनी चाहिए, फ़ैज़ अगर नहीं करते तो अहमद नदीम कासमी को कर लें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी बड़े बड़े कादावर शायर हैं, अलामा इकबाल की कोई गज़ल कर लें। अगर आप समझते हैं कि इकबाल को आप अच्छे तरीके से नहीं बयान कर सकते तो फिर मिर्ज़ा गालिब की कर लें। ख्वाजा मीर दर्द की बड़ी प्यारी गज़लें हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप में से किसी का लबो लहजा जो है वो तरन्नुम के साथ आप जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि दो तरीके होते हैं शायरी पढ़ने के, एक तहतुल लफ्ज़ और दूसरा होता है मुतरन्नुम, यानी कि तरन्नुम के साथ। कुछ लोग गा के, जिसे आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं, गा के भी पढ़ लेते हैं ना। तो इस हवाले से अगर आप की आवाज़ अल्लाह ताला ने अच्छी दी हुई है, और नासिर काज़मी की वो जो गज़ल है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। तो इसकी अगर आप मुतरन्नम पढ़ेंगे तो इससे भी अच्छा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो तासुर पड़ता है। तो आज जी ये शामिल FA FSC का जो कोर्स है गज़लों का, गज़ल के हवाले से, वो मैंने आपके सामने लिख दिया कौन कौन से शायर हैं, और एक शायर का मैंने इंतखाब किया है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक गज़ल, जो आज आपके सामने जो है वो उसका मफ़हूम बयान करेंगे। क्योंकि तशरीह में अगर जाएँ तो तशरीह के लिए तो 15-20 मिनट में जो है वो एक शेर की ही तशरीह हो सकती है, क्योंकि तशरीह में बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। लिहाजा मफ़हूम अक्सर औकात वो शेर पढ़ देते हैं, कहते हैं जी कि मसलन कोई पढ़ देते, करो कज्जबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमा न हो, कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। तो वो कहते हैं जी इसके अंदर फैज़ क्या कहना चाहता है।
तो आपको सिर्फ उसके मफ़हूम का पता होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर बात क्या हो। अगर किसी को मफ़हूम का पता है ना तो आगे उसकी तशरीह भी करना आसान है। और अगर मफ़हूम का ही नहीं पता, मसलन वो कहते हैं जी कि उधर एक हर्फ के कुश्तनी यहाँ लाख उज़र के गुफ्तनी, अब अगर किसी को कुश्तनी और गुफ्तनी का ही नहीं पता तो फिर वो आगे उसका मफ़हूम या तशरीह बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लिहाजा आज हम फैज़ की गज़ल का जो है वो करने जा रहे हैं। मतला है जी, न गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। अब यहाँ वाइट बोर्ड पे मेरे पास लिखने के लिए इतनी जगह नहीं है। गवाना यानी कि ज़ाया करना, नावक कहते हैं तीर को, नीम कश कहते हैं नीम, नाव के नीम कश, ये ज़रा सॉरी ज़रा मैं देख लूँ दोबारा। हाँ, ये नीम कश जो है ना, न गवाओ नाव के नीम कश, ये ज़रा साथ इजाफा कर लीजिए न गवाओ नाव के नीम कश, गवाना ज़ाया करना, नावक तीर को कहते हैं, नीम कश आधा खींचा हुआ, दिले रेजा रेजा यानी कि दिल पर मेरे जो है वो पहले ही मेरा दिल दागदार हो गया है, जो बचे हैं संग समेट लो, संग कहते हैं पत्थरों को, तने दाग दाग लुटा दिया, और मेरा जो जिस्म है वो पहले ही ज़ख्मों से चूर है। ये हमने बिल्कुल यही तरीक़ाकार होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो कहते हैं जी अच्छा जी आप जो है वो लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो ये लीजिए जो है वो मार्कर और ये वाइट बोर्ड है, कोई हमें जो है वो कैसे आप पढ़ाएंगे, जो है वो आप एक डेमो पेश कीजिए। अब यहाँ पे आप मुकम्मल आपको आज़ादी है, आप डेमो में कोई नज़म भी बयान कर सकते हैं, यानी कि नज़म की तशरीह भी कर सकते हैं, किसी गज़ल की तशरीह कर सकते हैं, आप जो है वो किसके अलावा कोई नसरी सबक को, चूँकि उस वक्त किताब ना उनके पास होती है ना आपके पास होती है, तो नसरी सबक तो जितनी देर तक दरसी किताब ना हो नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर आपके जहन में कोई गज़ल याद है, मैं यही कहता हूँ ना, फैज़ की गज़लें, हर एक जो बड़े शायर हैं ना कादावर, उनकी कुछ 4-4 5-5 गज़लें आपको याद होनी चाहिए। उस वक्त अगर आपको फैज़ की गज़ल याद है, आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते अगर याद नहीं है सर मुझे किताब दें। वो किताब कहाँ से भी लाएंगे, वो तो इंटरव्यू लेने, वो कहेंगे कि आपको किसी की कोई गज़ल भी नहीं आती है। तो फिर जी आप मसलन किसी की गज़ल जो है वो इस तरह लिख लें। और तरीक़ाकार ये होता है लेक्चर स्टार्ट करने का, वो अपने आप को कहते हैं कि जैसे वो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यानी कि तालिब इल्म बैठे हैं, वो कहते हैं हमें तालिब इल्म समझिए, शुरू कीजिए आप। तो आप जो है वो शुरू कर देंगे कि अज़ीज़ तलबा, आज जो है हम आज गज़ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि गज़ल कैसे कहते हैं? चलें, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो अब कमीशन के मेंबर होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा साथ मुस्कुराना भी शुरू कर देते हैं। एक दोस्त ने इस तरह डेमो दिया भी था, उन्होंने कहा कि जी आपके पास 5 मिनट हैं, हम समझे कि आपकी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने ये नहीं समझना हम पैनल के हैं। तो उसने जब शुरू किया तो वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे कि वाकई इसका अंदाज़ ठीक है। और अगर आपने तैयारी की होगी तो वहाँ पर जो है वो डेमो दे सकेंगे, यानी कि वो अपना मॉडल लेसन या जो लेक्चर है वहाँ पर डिलीवर करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं मैंने शुरू कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड यूज़ करना है। अगर आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो समझेंगे कि ये तो ऐसे ही ज़ुबानी कलामी वाला बंदा है। तो सबसे पहले आप लिखें जी फैज़ अहमद फैज़, गज़ल लिख लें। अगर पूरी गज़ल याद नहीं तो कम से कम 3 शेर तो याद होंगे, तो 3 अशार लिख लें एक ही गज़ल के। और फैज़ का थोड़ा सा तारुफ़ करवा दें कि जी फैज़ जो है वो ज़िला नारोवाल के कस्बा काला कादर में पैदा हुए, उनके वालिद का नाम जो है वो बैरिस्टर मोहम्मद सुल्तान खां था। वो इसके अलावा जो है वो बतौर एम्बेसडर भी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तो वहाँ से फ़ारिग होने के बाद वो हिंदुस्तान वापस आए। फैज़ ने इब्तदाई तालीम जो है वो आप कह लें कि फ़ारसी और अरबी जो है वो मौलवी मीर हसन से सीख, मतलब इस तरह का थोड़ा सा, क्योंकि फैज़ पे मैं ज़्यादा तारुफ में नहीं जा रहा, इस पे पहले 2-3 लेक्चर मैं दे चुका हूँ, लिहाजा थोड़ा सा ब्रीफ तारुफ करवाना भी ज़रूरी होता है। तारुफ इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि वो उकता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट का। और उसके बाद जो है वो आप बताएं कि गज़ल क्या होती है, गज़ल का मानी मफ़हूम जो है वो बता दें, ठीक है। उसके बाद ये गज़ल आपने लिखी होगी और बाकायदा तौर पर जो इस तरह पढ़ेंगे, ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ों के मानी भी लिख दें, क्योंकि मेरे पास तो अब जगह नहीं है, यहाँ जगह तो है। मुश्किल नावक किसे कहते हैं जी, तीर को। आगे जी नीम कश आधा खींचा हुआ, दिले रेजा रेजा दाग दाग यानी कि टुकड़े टुकड़े, दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाना। तन कहते हैं जिस्म को, दाग दाग जो ज़ख्मों की वजह से दागदार या उस पर ज़ख्मों के इतने निशानात हों कि वो मज़ीद ज़ख्म सहने की उसमें सकत ना हो। तो इसका मफ़हूम बनेगा
कि ए महबूब, तुम्हें अब अपने आधे खींचे हुए तीरों को और पत्थर, ये जो तुम्हारे हाथ में मुझे दुनिया सफ़ा हस्ती से मिटा देने के लिए तुम्हारे हाथ में पत्थर और तीर हैं, ये मुझ पर अब पत्थर और तीर बरसाना तुम्हें बंद कर देने चाहिए, क्योंकि मेरा तेरे दिए हुए है महबूब, तेरे दिए हुए ज़ख्मों की वजह से मेरा दिल जो है वो पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका है, और मेरा तन जो है मेरे जिस्म पर तेरे ही लगाए हुए ज़ख्मों की वजह से अब मेरे जिस्म में मज़ीद ज़ख़म सहने की ताब जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा तुम्हें ये अपने तीर और ये पत्थर जो है वो किसी और मौके के लिए संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि ये एक दुनिया का तरीका भी है कि जो नीम बिस्मिल होता है तड़पता हुआ, तो उस पर लोग जो है जो मैदान के अंदर गिर जाता है उस पर ये कोई जो है वो ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि उस पर जो है वो मज़ीद हमला किया जाए। तो ये तो दुनिया के अजीम फातहीन भी कहते थे, जो मुकाबले से अपनी तलवार या अपना जो है वो हथियार डाल देता था और नीचे गिर कर अमान तलब करता तो उसे जो है वो बख्श दिया जाता था। तो तुझे भी चाहिए, इतना संग दिल तुझे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि मेरा जो है वो जिस्म और मेरा दिल तेरे दिए हुए ज़ख्मों की वजह से पहले ही जो है वो चूर चूर हो चुका है, और तुम्हें अब मुझ पर मज़ीद अपने पत्थर और तीर आजमाने की ज़रूरत नहीं है। आगे दूसरा है जी कि मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को ख़बर करो। अब यहाँ पे फैज़ एक ऐसा शायर है जिसकी शायरी में रोमान और इनकलाब दोनों को जो है वो बड़े एक उसका हसीन इम्तज़ाज हमें नज़र आता है, और इस शेर में अगर देखा जाए तो इस गज़ल के अंदर ज़्यादातर जो है वो एक रोमानवी फ़िज़ा हमें नज़र आती है। कुछ उसका कलाम है जिसमें यानी कि जिसमें वो कहते हैं कि आज बाज़ार में पा बाजौला चलो, तो वो तो वाज़े नज़र आ रहा है कि एक सियासतदानों को और एक जो है वो इनकलाब की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रा रोमानवी फ़िज़ा हमें नज़र आ रही है। मेरे चारागर को नवीद हो, चारागर कहते हैं जो है वो मुआलिज को भी आप कह सकते हैं, या जो आपके लिए चारागरी करता है उसे कह सकते हैं। यहाँ मुराद महबूब है। नवीद कहते हैं खुशखबरी को। सफ़े दुश्मना, मुझे मिटाने के लिए दुश्मनों की सफ़ें जो है वो लगी हुई हैं। मुराद क्या? रकीब, दुश्मन, रकीबों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। ये ज़रा दूसरा शेर में, वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। वो कह रहा है कि चारागर से मुराद मेरे महबूब को, मेरे मुआलिज को, जिसकी वजह से जो है वो मेरी हालत जो है वो बेहतर हो सकती है। और मेरा मुआलिज या चारागर कौन है? मेरा महबूब है। चूँकि जब भी मुझे जो है वो अब मेरी हालत ऐसी ख़राब होती थी तो मेरा चारागर को या मेरे महबूब को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है वो मेरी हालत दुरुस्त हो जाती थी। तो वो कह रहा है कि मेरे चारागर यानी कि मेरे महबूब को जो है वो खुशखबरी जाकर सुना दो, और मुझे सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए मेरे रकीबों की जो सफ़ें लगी हुई हैं, यानी कि मेरे दुश्मनों की जो सफ़ें लगी हुई हैं, उनको भी ये जाकर खुशखबरी सुना दो। क्योंकि क्या खुशखबरी है? वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। वो कहते हैं कि वो जो मैंने अपने महबूब पर अपनी जान कुर्बान करने का रकीबों से अहद किया हुआ था कि अगर वक्त आया ये साबित करने के लिए कि मैं अपने महबूब पर जो है वो जान भी निसार कर सकता हूँ, तो वो आज मैं अपनी जान का नजराना जो है वो पेश करने जा रहा हूँ, और ताकि मेरे रकीबों को भी पता चल जाएगा जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे महबूब के जो है वो मेरे ख़िलाफ़ कान भरते थे और मेरे बारे में उसे जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ हीलों से मुझसे बदगुमान करने का कोई मौका भी नहीं जाने देते थे। और उसके सामने मुझे यूँ पेश किया जाता था कि मैं बुल हवस हूँ, यानी कि हवस के अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। लेकिन उन्हें भी आज पता चल जाएगा कि वो जो कर्ज रखते थे, वो जो मैंने महबूब पर जान सुपारी का, अपनी जान कुर्बान करने का अहद किया हुआ था, आज मैं वो अपना जो है वो अहद पूरा करने जा रहा हूँ, तो उन्हें ये खबर कर दी जाए। तीसरा है जी, करो कज जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो। जबी कहते हैं चेहरे को, कज वैसे कहते हैं टेढ़ा, कज रवि से निकला है, कज कहते हैं टेढ़े को, सरे कफन, कफन का कोना, मेरे कातिलों को गुमानो। कि गरूर इश्क का बांकपन, बांकपन कहते हैं एक अलबेलेपन को भी आप कह सकते हैं।
और ये बांका से निकला है, बांका से, जिसे आप बांके भी कहते हैं ना, लखनऊ के बांके। तो इस शेर के अंदर दरअसल कहना चाह रहे हैं कि लखनऊ के अंदर, ज़रा मफहूम से पहले मैं इस शेर का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि फैज़ ने ये लखनवी मुआशरत की क्यों जो है वो अक्कासी की। एक तो लखनवी मुआशरत के अंदर नवाब और इश्क व मोहब्बत करने वाले जो थे उनकी बड़ी बहुतात थी, और दूसरा वहाँ पर ये एक था कि लखनऊ के जो बांके और सजीले नौजवान होते थे वो अपनी वो टोपी जो सर पे लेते थे ना, उससे ज़रा थोड़ा सा उसका कोना टेढ़ा करके रखते थे, ताकि पता चले कि ये बंदा जो है ये कज रो है, यानी कि इसके अंदर ज़रा टेढ़ापन है, जिसे वो इंडिया वाले ब्योड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा उनके हाथ में खंजर, छुरी या कोई इस तरह का औजार होता था, हथियार होता था, ताकि दूसरों पे अपना रोब डाल सकें और पता चले कि ये बंदा ज़रा टेढ़े मिजाज का है। तो फैज़ भी यहीं पे कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं, करो कज बी पे सरे कफन, के मेरे जब मैं मर जाऊं, मेरा जनाजा उठे तो ऐसा करना कि मेरे चेहरे से कफन का कोना थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, ताकि मेरे कातिल ये ना समझते, ताकि मेरे कातिलों को गुमान ना हो, यानी कि मेरे कातिल ये ना समझ लें कि मैं मरने के बाद वो जो अपने महबूब से मैंने दावा किया था इश्क और मोहब्बत करने का, मरने के बाद कहीं अगर मेरा मुंह चेहरा आप लोगों ने ढांप दिया तो मरने के बाद मेरे कातिल या मेरे रकीब ये ख्याल करेंगे कि मैंने मरने के बाद अपने महबूब से वो इश्क मोहब्बत का जो दावा किया उससे दस्तबरदार हो गया हूँ। बल्कि उन्हें पता चलना चाहिए, जब कफन को टेढ़ा करोगे उन्हें ये इस बात का पता चलेगा कि मैंने मरने के बाद भी अपने महबूब के साथ वो जो एक इश्क और मोहब्बत का दावा किया था, मरने के बाद मैं अपने दावे से दस्तबरदार नहीं हो गया हूँ। यानी कि गरूर इश्क का बांकपन, वो जो हमारे अंदर एक इश्क मोहब्बत का गरूर और अपने आप का हमने दावा किया हुआ था, वो बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया, यानी कि मरने के बाद हम भूल गए। ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे रकीबों को, मेरे दुश्मनों को पता चलना चाहिए कि जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे चेहरे से कफन का कोना थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, ताकि इस बात की ये अलामत हो कि मैं मरने के बाद भी अपने महबूब से वो जो दावा किया था मैं उससे दस्तबरदार नहीं हुआ। और इसकी वजह से मेरे कातिलों को, मेरे रकीबों को भी ये खबर पहुँच जाएगी कि मरने के बाद भी फैज़ जो है वो अपने इश्क और मोहब्बत के दावे पे, या जिसके लिए उसने वो जो एक इनकलाब की आप कह लें बात की थी, मरने के बाद भी उससे दस्तबरदार नहीं हुआ है, बल्कि आज भी उस पर जो है वो एक पहाड़ की तरह जो है वो कायम और दायम है। आगे है उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख उज़र था गुफ्तनी। कुश्तनी जो है ये कुश्तन मसदर से निकला, इसका मतलब होता है मारना वहाँ, और गुफ्तन जो है गुफ्तनी, ये गुफ्तन मसदर से निकला है, उसका मतलब होता है बात सुनना। यहाँ है वहाँ एक हर्फ के कुश्तनी, यानी कि मेरे महबूब की ज़ुबान पर सिर्फ एक हर्फ था कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, जबकि मैं जो है वो लाख उज़र पेश कर रहा था कि कम अज़ कम जो है वो मेरी बात सुनी जाए, या जिस मामले में मुझे आप काबिल सज़ा जो है वो ठहरा रहे हैं उस मामले में मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दिया जाए। लेकिन मुझे जो है वो महबूब की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। और आगे वो कहते हैं जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, और अगर कभी ये मैंने अपनी ये गुजारिश जो है वो उनके रूबरू पेश की तो उन्होंने एक कान से सुनी और दूसरे कान से उड़ा दी, और कभी मैंने ये लिख कर कोई अर्ज़ी पेश की तो महबूब ने वो अर्ज़ी पढ़ने के बाद जो है वो उसे मिटा दिया। तो गोया वो कह रहे हैं कि इतना भी जो है वो जालिम नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिस पर जो मुल्ज़म है, जितनी देर तक उस पर जो है वो जुर्म साबित नहीं हो सकता आप उसे मुजरिम नहीं कह सकते हैं। लेकिन फैज़ कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि जो है वो मेरा महबूब जो है वो मुझसे एक इस तरह का नारवा सलूक कर रहा है कि मुझे रकीबों की बात में, जिस तरह किसी शायर ने कहा था कि गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। यानी कि तुमने सिर्फ गैरों की बात मानी, गैरों से ही सुना, हमारे साथ आज तक तुमने कोई बात अगर की होती तो हमें पता होता, ताकि तुम तक हकायक जो हैं वो पहुंच जाते। तुमने सिर्फ यक तरफा, रकीब तुम्हारे कान भरते हैं और तुम रकीबों की बातों में आकर जो है वो तुमने मुझे बग़ैर जो है वो अपनी सफाई का मौका पेश किए हुए मुझे मुजरिम जो है वो साबित कर दिया। लेकिन फैज़ को भी इस बात की परवाह नहीं है। एक जगह पे वो कहते हैं कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले।
आगे है जी कि जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। को कहते हैं पहाड़ को, गरां भारी भरकम, यानी कि अगर किसी मामले पर या अगर किसी बात पर, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड ले लेना, यानी कि किसी बात पर जो है आप रुक गए और आपने स्टैंड ले लिया, या आप कह सकते हैं कि किसी मामले पे आप जो है वो इस्तकामत आपने दिखाई, तो फिर मैं ऐसा था कि गोया अगर किसी बात पे मैं डट गया तो ऐसा था जिस तरह एक पहाड़ होता है, और जिस तरह एक पहाड़ को अपनी जगह से 1 इंच बराबर भी दाएं या बाएं नहीं किया जा सकता, अगर किसी मामले में मैं रुक गया तो गोया एक पहाड़ की तरह के मेरे इरादे थे कि मुझे हिलाना जो है वो नामुमकिन था। जो चले तो जहाँ से गुजर गए। वो कहते हैं कि अगर हमने किसी बात की जुस्तजू की तो अपनी जान की उस अपनी जुस्तजू को, अपनी मोहब्बत को, या अपने उस आप कह सकते हैं मकसद को पाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो जान देने से भी जो है वो परहेज ना किया। आगे वो कहते रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, क्योंकि ये जो इश्क का रास्ता है रहे यार, यानी कि मेरे मकसद को पाने का रास्ता है, ये कुर्बानी मांगता है, और मैंने अपनी जान कुर्बान करके इस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बाद में आने वालों के लिए एक जो है वो यादगार के तौर पे बना के छोड़ दिया है, और मेरी ज़िंदगी दूसरे बाद में आने वाले लोगों के लिए एक संगे मील की हैसियत रखती है, कि जिस तरह संगे मील को देख कर लोगों को अपनी मंजिल का वो तयन कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमने मंजिल पर जो है वो कैसे और कब पहुंचना है। एक और, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये ना जब आप तशरीह इसकी कर रहे हो, अगर किसी उसी हवाले से फैज़ ने या किसी और शायर ने कहा हुआ है तो इसे कहते हैं रेफरेंस या हवाले का शेर, तो वो ज़रूर जो है वो वहाँ पे लिखें भी और सुनाएं भी। यानी कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो जान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो जान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो ये आपको एक मैंने आज डेमो जो है वो दिया कि आपने कमीशन के सामने जब जाना है तो वो कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपकी चेक करते हैं कि कल को इसने को 100-150 की क्लास में या कमोबेश 100 जो है वो तालिब इल्मों की क्लास में जाना है, क्या इस बंदे या इस औरत के अंदर या इस लड़की में इतना हौसला है कि वहाँ पर खड़े होकर अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सके या वहाँ पर कुछ जो है वो पढ़ा सके, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के जो है वो तालिब इल्म बैठे हुए हैं। अगर आपको अपने मजमून पर ग्रिप नहीं है, कमांड हासिल नहीं है, तो फिर ऐसा होता है कि बच्चे मजाक उड़ाना भी शुरू कर देते हैं, और ये अगर हिचकिचाहट होगी आप वहाँ पे बात करने के नहीं काबिल होंगे, तो ये कभी कभी होता है, हर दफ़ा नहीं, कभी कभी वो कह देते हैं ऐसे अचानक ही। ये इस बात का भी उन्हें पता है कि रवायती अंदाज में अगर इंटरव्यू लेंगे तो ये लोग तैयारी करके आए हुए हैं, फैज़ पे सवाल करें, इकबाल पे करें, गालिब पे करें, मुनीर नियाजी पे करें, इन्होंने रटा छटा लगाया हुआ है। बैठ कर जवाब देना एक और पोजीशन होती है, और वाइट बोर्ड पे खड़े होकर आपको पता ही है कि किसी मजलिस में या किसी महफिल के अंदर अपनी जगह पे खड़े होकर बात करना कोई और है, बैठ के बात करने का एक और मामला है, लेकिन स्टेज पे जाके माइक पकड़ के सब के सामने जो है वो ऑडियंस के सामने आना, सामीन के सामने आना, वो एक बात ज़रा कदरे उसके अंदर फ़र्क होता है। और यही आज समझ लें कि आपके लिए ये मैंने डेमो आज तैयार की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराह करम जो है वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और शेयर करना भी ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ हमारे जो हैं वो इसी चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ, क्योंकि जब आप बेल आइकन को, वो घंटी सी बनी होती है, उसे दबाएंगे तो उसके ऊपर 3-4 ऑप्शन आ जाती है। सबके ऊपर जो ऑप्शन होती है आल, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाता है कि आपको तमाम तर नोटिफिकेशन जो है वो भेजे जाते हैं, यानी कि इस चैनल से जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।